हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ आपको एल्केन के बारे में बताएंगे और वीडियोस आएंगे जिसमें एल्कीन और एल्काइन के बारे में बताएंगे। ओके, तो एल्केन क्या है, पहले ही आपको पता है कि एल्केन क्या होता है। एल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। याद रखिएगा, ये ऐसी फैमिली है, इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी इसके कंपाउंड बनेंगे, वो सी सिंगल बॉन्ड सी, सारे के सारे में ही सिंगल बॉन्ड होगा, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। तो इसका जो पहला है वो है मीथेन। मीथेन कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, आपको पता है मीथेन गैस कहाँ रिलीज होती है? कोल माइंस में, मार्शी प्लेसेस में, यहाँ पे मीथेन का प्रोडक्शन होता है। मीथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल के कार्बन जोड़ देते हैं और उसकी भी वैलेंसी सारी सेटिस्फाई कर देते हैं 3 हाइड्रोजन लगा के, तो वो मीथेन इथेन बन जाएगा। याद रखिएगा, वो क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। एक और कार्बन जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। एक और जोड़ेंगे तो ब्यूटेन। तो आपको पता ही है, एक एक कार्बन जुड़ता जाएगा तो उसका नाम एक एक बढ़ता जाएगा। जैसे कि CH4 जो है वो होता है मीथेन, C2H6 होता है वो होता है इथेन। वैसे ही C3H8 जो होता है वो क्या होता है? यस, वो होता है प्रोपेन। देखिए इसके नीचे, जैसे कि इस पैराग्राफ में यहाँ पे देखिए ये बताया हुआ है कि ये क्या है, मीथेन है। मीथेन का ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको निकाल दिया जाए और इसकी जगह दूसरा कार्बन आके जोड़ दें और उसकी तीनों वैलेंसी, एक वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई कार्बन से और जो बची वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दी जाए तो वो C2H6 बन जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इस मॉलिक्यूल का क्या नाम हो जाएगा? इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा? इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथेन। इथेन, एन जो है ANE, ये इसका सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, इसके पीछे, किसी के पीछे एन लगा हुआ है, मतलब उसमें जो चेन है वो सैचुरेटेड चेन है और सी सिंगल बॉन्ड सी है। ओके, तो ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो इनर्ट होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। मैक्सिमम जो एन होते हैं, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, जितने भी हैं ये कौन से वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे जो इनर्ट होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते किसके साथ? एसिड, बेस, रिएजेंट्स के साथ ही जल्दी रिएक्ट नहीं करते। और इनको क्या है, पहले क्या बोला जाता था? पैराफिन बोला जाता था। याद रखिएगा कि किसको पैराफिन बोला जाता था? एल्केन को बोला जाता था। जो सारी एल्केन, पूरी फैमिली जो है एल्केन, इसको क्या बोलते थे? पैराफिन बोलते थे। पैराफिन क्यों बोलते थे? लैटिन में पैरा का मतलब होता है लिटिल और एफिन का मतलब होता है एफिनिटी। एफिनिटी मतलब जुड़ने की, किसी और के साथ रिएक्ट करके दूसरा मॉलिक्यूल बनाने की टेंडेंसी इसमें बहुत कम होती है। ओके, तो अब हम वापस इसके स्टार्टिंग वो हो गया। अब ये वाला जो NCERT के हिसाब से पेज के बाद यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है इस फैमिली का, वो कोई बता सकता है? यस, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। याद रखिएगा, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का, वो क्या होता है? CnH2n+2। अच्छा, इसकी क्या है, इस फैमिली में होमोलोगस सीरीज मिल सकती है। होमोलोगस सीरीज मतलब क्या होता है कि देखो, कंपाउंड जो होगा वो जो है इस फैमिली का जनरल फॉर्मूला जो होगा वो फॉलो करेगा, पर प्रॉपर्टीज अलग होंगी। जैसे कि CnH2n जो है वो सेटिस्फाई फॉलो करेगा वो, जैसे कि एल्केन, इथेन, मीथेन, ये सारे क्या है? ये होमोलोगस सीरीज है। इसमें CH3 मॉलिक्यूल जो है वो एडअप होते जा रहा है और वो अलग अलग चेंज आता जा रहा है उनके अंदर। ओके, याद रखिएगा, इसमें जो ये मॉलिक्यूल में, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल बनाया गया है मीथेन का, और इसमें बताया गया है कि जो CH, ये वाला CH, ये और इस वाले CH के बीच में ये जो बॉन्ड एंगल, यहाँ जो एंगल होगा वो एंगल कितना है? 109.5 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। नीचे देखिए बता रखा है कि जो स्ट्रक्चर है एल्केन का, जिसमें मीथेन बना रखा है, वो टेट्राहेड्रल है। और इसके जो कार्बन, एक और अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या बनाता, इसको एक और यहाँ ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे एक और कार्बन ले आता और वहाँ पे फिर से, समझिए मैं इथेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो इस इथेन के स्ट्रक्चर में जो C और C के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी 154 पिकोमीटर, और जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी 112 पिकोमीटर। याद रखिएगा, ये जितने भी, अब इसके बाद आप जो है एल्केन्स जोड़ते जाइए, CH3 ग्रुप जोड़ते जाइए, ये लंबी सी चेन बनती जाएगी। कार्बन कार्बन के बीच में जो होगा 154 पिकोमीटर का वो होगा, क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड लेंथ होगा, और C और H के बीच में 112 का बॉन्ड लेंथ होगा।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, स्ट्रक्चर दे देगा, उसके पूछे बोलेगा कि आप C और H के बीच में ये वाला जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली जाती है? हाइब्रिडाइजेशन निकाली जाती है सिग्मा बॉन्ड से। आप बस क्या कीजिए, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए। इसके और इसके बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये S बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन, ये हाइड्रोजन कितना है, इसका S है, और कार्बन कितना है, कार्बन के बीच में क्या, इसमें तो देखिए क्या है, 1 2 3 4, ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो मतलब ये कितना हो गया, एक हो गया S, और उसके बाद कितना बचा, 3 बचा, तो sp3। अगर 5 होता तो क्या हो जाता, sp3 और D1, ठीक है, D, sp3d हो जाता, वो 5 होता तो sp3d हो जाता। गुड, नहीं sp3d हो, ठीक है, sp3d हो जाता। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो मीथेन का स्ट्रक्चर है, अब इसको हमने, तो इसके बीच में ये क्या हो गया, ये sp3 हो गया, और ये कितना हो गया, S हो गया। तो ये वाला जो लाइन है, ये जो सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, ये वाला जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे तो ये sp3s है। याद रखिएगा क्या है, sp3s। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यहाँ नीट में आ सकता है, स्ट्रक्चर दे देगा आपको, तो आपको उसकी क्या है, उनके बीच में बताना होगा कि उसकी भाई वो बताइए भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस इस बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आपको जो दोनों बॉन्ड है उन दोनों की, पहले जिसकी एक की बतानी होगी, उसके साथ जो दूसरे की बतानी होगी। जैसे यहाँ पे पूछता है CH की बताइए, तो C की कितनी है, C में कितने सिग्मा बॉन्ड है, C की है 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये हो गया sp3। और हाइड्रोजन के साथ देखिए तो एक ही सिग्मा बॉन्ड है, मतलब S, तो ये sp3 हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और कार्बन जोड़ देता हूँ, इथेन कर देता हूँ। इथेन का स्ट्रक्चर आप लोग अपने मन में बना लीजिए। अब यहाँ जो कार्बन आ गया है उसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है, तो वो देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, इसके तो 4 थे, तो उसके भी कितने होंगे, उसके भी 4 हैं, 4 हैं, तो C के बीच में क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में, इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में कितना होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। याद रखिएगा ये चीज़। इसके बाद नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म पे आते हैं। तो नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म हरदम पता है कि आपको पहले लॉन्गेस्ट चेन बनानी होगी, फिर लॉन्गेस्ट चेन में जो सबसे लंबी चेन होगी वही पेरेंट चेन होगी। ये सब तो आपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में पढ़ ही लिया है, बट मैं आपको बता देता हूँ, लॉन्गेस्ट चेन ले लीजिए पहले, लॉन्गेस्ट चेन में फिर उसके हिसाब से ही उसकी नेमिंग हो जाएगी। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहता है तो इससे कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। हाइड्रोजन, जैसे कि यहाँ पे ब्यूटेन दे रखा है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना है C 4C बनाया। क्यों, ब्यूट मतलब क्या होता है, 4, मतलब ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, पेंट मतलब होता है 5 कार्बन, हेक्स मतलब होता है 6, और हेप्ट मतलब होता है 7। याद रखिएगा। तो मिथ मतलब होता है 1 कार्बन, इथ मतलब होता है 2 कार्बन, प्रोप मतलब होता है 3 कार्बन, ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6, हेप्ट मतलब 7। ठीक है, ओके। तो इसके साथ यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड हो जाएगी। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है। एक तो कार्बन ने कार्बन के साथ बना ली और 3 बची है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन हो गई। इस वाले जो नंबर 2 का कार्बन है, इसमें देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के साथ बना ली और 2 कार्बन के साथ बना ली। तो ये देखेंगे तो सारे की कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, और हाइड्रोजन एक ही बनाता है तो सबकी हाइड्रोजन की भी सेटिस्फाई है। अच्छा, ये जो है सीधी चेन है 1 2 3 4, इसीलिए इसको नॉर्मल चेन है, इसीलिए इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी वजह से कोई ज़रूरत नहीं है, बट दिमाग रखिए। उसके बाद देखिए इस वाले पार्ट में आते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर देखिए क्या बताया है, यहाँ पे बनाया है 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। पहले याद देखिए कि जो पेरेंट चेन होती है, जो पेरेंट चेन जो सबसे लंबी चेन होती है, अगर कोई नाम दे रखा है, अभी जैसे इसको नहीं समझिए, सिर्फ नाम दे रखा है, तो उसमें अगर पेरेंट चेन ढूंढनी है तो लास्ट का देखिए, लास्ट में जो वर्ड लिखा हो, ये देखिए प्रोप लिखा है, प्रोपेन लिखा है। ठीक है, प्रोपेन जो है इसकी मेन चेन है। प्रोप मतलब होता है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन पहले बना लीजिए। मैंने बनाया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन बन गए। उसके बाद दिया हुआ है कि 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप जोड़ा हुआ है, तो देखिए 1 2 नंबर पे क्या जोड़ दिया, मिथाइल। ये क्या है, CH3 है, ये वाला जो बना हुआ है ये CH3 है। तो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और क्या लिखा हुआ है, 2 पे मिथाइल जोड़ना, 2 पे मिथाइल जोड़ लिया, तो ये क्या बन गया, प्रोपेन। अच्छा, इसका दूसरा नाम वो नॉर्मल ब्यूटेन था। यहाँ पे देखिए ब्यूट है, कैसे ब्यूट पता चल रहा है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, टोटल 4 कार्बन है इसके अंदर। और जो यहाँ पे जो नॉर्मल, ये आपने आइसोमेरिज्म में अच्छे से बताया जाता है कि नॉर्मल होता अगर ये स्ट्रेट चेन होती तो वो नॉर्मल होता। अगर आपने दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया है, एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया है, तो वो आइसो बन जाता है, तो ये आइसोब्यूटेन भी है।
ठीक है। ये सब चीज़ों को डीप में पढ़ना है तो ये आइसोमेरिज्म आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद हमने ले लिया C5H12 का स्ट्रक्चर। C5H12 का स्ट्रक्चर पहला हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। हरदम कभी भी कोई स्ट्रक्चर बनाना तो सबसे पहले नॉर्मल बना दीजिए। तो मतलब 5 कार्बन दे रखे हैं तो 5 कार्बन सीधे 1 2 3 4 5 कार्बन बना दीजिए। उसकी हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए। सिंगल कार्बन रखेंगे तो हरदम सिंगल 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 बॉन्ड के कार्बन होंगे, तो हरदम क्या है 12 C5H12। H12 मतलब 12 हाइड्रोजन लगेंगे। देख लीजिएगा हाइड्रोजन 12 लगे हुए हैं इसके अंदर। तो इसको क्या बोल दिया हमने, 5 कार्बन थे इसलिए पेंटेन, और ये नॉर्मल चेन है, सीधी चेन है, इसीलिए नॉर्मल पेंटेन को N पेंटेन लिख दिया। ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि अब एक काम करते हैं कि एक कार्बन को उठा के, ये तो एक स्ट्रक्चर बन गया, ये अगर 5वें नंबर के कार्बन को, किसी भी कार्बन को उठा के मैं अगर दूसरे पे लगा दूँ तो चेन, लंबी चेन कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4। ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4 और नीचे जोड़ दिया तो लंबी चेन में तो 4 आ रहा है, मतलब पेरेंट चेन कितनी होगी, 4 की होगी। 4 की मतलब ब्यूट की होगी। और एक कार्बन नीचे लगा हुआ है, वो किस नंबर पे है, 2 नंबर पे। और क्या बन रहा है, मिथाइल बन रहा है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और मैंने बताया था अगर दूसरे नंबर पे हमने मिथाइल ग्रुप लेना है तो उसको क्या लिख सकते हैं, आइसो। और कितने टोटल पेरेंट चेन नहीं, टोटल कार्बन कितने हैं, 5 है, तो आइसो पेंटेन। ठीक है। अब देखिए 5 कार्बन का मैं एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नॉर्मल पेंटेन बनता है, आइसो पेंटेन बनता है, इसके बाद नियो पेंटेन बनता है। नियो पेंटेन का मतलब होता है कि एक कार्बन को सराउंड करने वाले 4 कार्बन होंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ कहीं से भी ले लीजिए, लॉन्गेस्ट चेंज होगी वो 3 कार्बन की होगी, 1 2 3, 1 2 3। तो ये CH3 ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, तो चारों तरफ CH3 है। अब लॉन्गेस्ट चेन इसको मान लूँ तो 2 नंबर पे देखिए 2 मिथाइल लगे हुए, 1 2, इसलिए 2 2 कितने, 2 मिथाइल हैं तो 2 2 कितने हैं, 2 है ना, तो डाई मिथाइल हो गया। और जो मेन चेन कितनी की, 1 2 3, 3 की है तो प्रोपेन। एन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तीनों कार्बन जो हैं यहाँ जितने भी कार्बन हो सारे कौन से, सिंगल बॉन्डेड है। क्या है, सिंगल बॉन्डेड, इसीलिए इसको हम लोग नियो पेंटेन भी बोलते हैं। नियो पेंटेन का मतलब याद रखिएगा, जो सिंगल कार्बन है, जो एक कोई भी एक कार्बन ऐसा है, नियो पेंटेन, नियो का मतलब ये है कि कोई एक कार्बन है जो 4 कार्बन से सराउंडेड है। ठीक है। इसके बाद अब इसमें बता रहा है कि स्ट्रक्चर 1 और 2 को अगर आप देखते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, पर उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है और उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। और इसी तरह 3 4 5 को देखते हैं तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, पर प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। तो 1 2 क्या है, ब्यूटेन का आइसोमर है, और 3 4 5 क्या है, ये तीनों किसके आइसोमर है, ये पेंटेन के आइसोमर है। वो जो थे वो ब्यूटेन के थे, ये वाला, और इससे पहले जो मैंने नॉर्मल ब्यूटेन देखा था वो दोनों ब्यूटेन के आइसोमर्स हो गए। मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिन के देखिएगा, ये भी 1 2 3 4, C4H10 है, और ये देखिए C5H12 है, ये भी C5H12 है, ये भी C5H12 है, ये भी C5H12 है। मतलब तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, देख रहे हैं। और अगर देखेंगे तो आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट देखिए 282, 301 एंड 309, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है तीनों की। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि 1 2 1 हमें बताया आइसोमर है। आइसोमर का मतलब क्या होता है, कहीं पे लिखा हुआ आइसोमर तो उसका मतलब अगर जानना है तो आइसोमर का ये फॉर्मूला मतलब होता है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, सिंपल सी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट, इसको कहते हैं आइसोमर। ठीक है। सिंस डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की वजह से प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट आ रही है। तो अगर स्ट्रक्चर की वजह से प्रॉपर्टीज़, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर की वजह से प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ रहा है तो हम उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। उसके बाद क्या बोला है, स्ट्रक्चर 1 को देखते हैं आप और 3 को देखते हैं। ठीक है। 1 को देखिए, 1 को देखिए तो उसमें कितने थे, 4 कार्बन थे, और 3 को देखिए उसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4, 5 कार्बन है। इसमें 5 कार्बन है 3 वाले स्ट्रक्चर में, और 2 वाले स्ट्रक्चर में, 1 वाले स्ट्रक्चर में देखिए 4 कार्बन है। तो क्या कहना है कि 1 और 3 को देखिए तो कंटिन्यूस चेन तो है पर कार्बन की डिफरेंस है। और सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ को देखिए, सेकेंड को, फोर्थ को, फिफ्थ को अपनी NCERT लेके बैठिए, उसमें ध्यान से जो चीज़ें बताता जा रहा हूँ देखते जाइए, लिखते जाइए। कुछ अगर लगता है आपको नहीं पता है तो उसको लिखते भी जाइए।
ठीक है। तो ये देखिए ये तीनों क्या हैं, ब्रांच आइसोमर्स हैं। कौन से, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। सेकंड देखिए इसमें तो कोई ब्रांचिंग है ही नहीं, स्ट्रेट चेन है। थर्ड वाले में भी स्ट्रेट चेन है, तो ब्रांचिंग की कोई बात ही नहीं आती। इसमें देखिए ब्रांचिंग अलग है, इसमें ब्रांचिंग हो रही है, इसमें 2 ब्रांचिंग है, इसमें देखिए 4 ब्रांचिंग हो गई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन। तो ये ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन। ठीक है, इनके अंदर चेन है पर वो ब्रांचिंग में भी कन्वर्ट हो गई है। देखो 3 के बाद 1 को निकाल दिया, चेन बना दिया। सच स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स डिफर इन देयर चेन ऑफ। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इनके चेन में ऑल्टरेशन आ रही है। ठीक है, चेन जो चेंज हो जा रही है, इसकी 4 की चेन थी, इसकी 5 की चेन है, इसकी 3 की चेन है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि चेन में नंबर ऑफ चेन में चेंजेस आ रहे हैं। ये वाला तो स्ट्रेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बता रहा हूँ आपको, तो इन दोनों में चेन में देखिए, इसमें 4 की कार्बन की चेन थी, इसमें 3 की कार्बन की चेन, तो ये चेन आइसोमर्स हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये सब आइसोमेरिज्म के पार्ट में था। ये हाइड्रोकार्बन एल्केन से इसका कोई वास्ता नहीं है। एनसीईआरटी में यहाँ पे दे रखा है, पर आपको पहले ही पढ़ा दिया हुआ होगा। इसके लिए क्या अलग से मेरे को एल्केन को समझाना, सॉरी आइसोमेरिज्म को समझाना पड़ेगा। तो अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप आइसोमेरिज्म के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे को नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा कि मेरे को आइसोमेरिज्म भी समझना है, तो उसके लिए मेरे को अलग से एक वीडियो बनानी पड़ जाएगी। ओके, कार्बन नंबर्स पे उनकी चीज़ें डिसाइड होती है। कार्बन के अगर नंबर कितने कार्बन अटैच हैं उस पर कार्बन का नेमिंग डिपेंड करता है। कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं उस पर कार्बन की नेमिंग डिपेंड करती है। जैसे कि अगर एक कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है तो उसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कहते हैं। एक के साथ 2 अटैच है, एक कार्बन पे 2 कार्बन और आके अटैच हो रहे हैं। आ रही बात समझ में, एक कार्बन पे 2 कार्बन आके अटैच हो रहे हैं तो वो सेकेंडरी कार्बन है। 3 कार्बन आ रहे हैं तो टर्शरी कार्बन है। 4 कार्बन आ रहे हैं तो क्वाटरनरी कार्बन है। जैसे कि ये वाला कार्बन देखिए, ये वाले कार्बन में ये कार्बन के ऊपर देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो ये क्या हो गया, क्वाटरनरी हो गया। कार्बन अटैच टू नो अदर कार्बन, मीथेन, ओनली कार्बन मीथेन इसका पार्ट। मीथेन में ऐसा कुछ नहीं होता, मीथेन तो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है तो उसमें ऐसा नहीं होता। इथेन की अगर ले लें तो इथेन का क्या हो जाता है, CH3 CH3, 2 हैं, एक कार्बन दूसरे कार्बन दूसरे कार्बन, तो ये क्या होगा, एक कार्बन से एक ही कार्बन अटैच थे तो वो प्राइमरी कार्बन हो गया। इसी तरह अगर 2 कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन का एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। देखिए ये वाला कार्बन, नंबर 2 वाला कार्बन देखिए, इस थर्ड स्ट्रक्चर में कम नंबर 2 वाला कार्बन देखिए, वो इस कार्बन से भी अटैच है और इस कार्बन से भी अटैच है, तो ये कौन सा कार्बन हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया। और ये वाला नंबर 1 वाला कार्बन देखिए, एक ही कार्बन से अटैच है तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ पे जो 2 नंबर वाला कार्बन है फोर्थ स्ट्रक्चर में, वो 3 कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये क्वाटरनरी हो गया। ओके, इसीलिए जो टर्मिनल कार्बन होता है, मतलब आखिरी वाला कार्बन, ये देखिए ये भी टर्मिनल कार्बन। कोई भी टर्मिनल कार्बन, किसी भी का भी एग्जाम्पल लीजिए, टर्मिनल कार्बन हरदम ही प्राइमरी कार्बन होता है। आखिरी वाला जो कार्बन एक ही कार्बन के साथ ही अटैच होता है, तब इसको टर्मिनल बोलते हैं और वो प्राइमरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही सब चीज़ें दे रखी हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, न्यू जो है, न्यू कार्बन को हम लोग क्वाटरनरी भी कह सकते हैं। वाला न्यू वाला एग्जाम्पल था, यहाँ पे इसको क्वाटरनरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी 4 कार्बन होते हैं। स्ट्रक्चर 1 2 3 4 आप देख सकते हैं। पांचों स्ट्रक्चर में, पांचों ये जो 1 2 3 4 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, यहाँ पे आप पांचों कार्बन को अपनी ही बुक में 1 2 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री डाल के लीजिएगा। 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, ऐसे करके डाल लीजिए। डाल के आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे उसकी स्क्रीनशॉट भेज के चेक करा सकते हैं कि वो सही है कि नहीं। ओके, अगर आप आइसोमर्स बनाते हैं तो आइसोमर्स मतलब होता है सेम, आइसोमर्स मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर, सॉरी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर ऐसे ही आप बनाने की कोशिश करते हैं तो अभी तक आपने जितना पढ़ा उसके तो इजीली बना लेंगे छोटे के, पर जैसे कि मैं दे दूँ C6H14, इसके बनाएंगे तो टोटल 5 आइसोमर्स बनेंगे। C7H16 के बनाएंगे तो 9 आइसोमर्स बनेंगे, और आप जानते हैं C10H22 के 75 आइसोमर्स बनेंगे। तो ये एक NCERT का डाटा है, ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट भी NCERT के डाटा से, बट अगर आपको टेस्ट में आप इसका बनाने बैठ के 70 आइसोमर्स, तो कंफर्म मैं बता देता हूँ नीट तो का पेपर नहीं कंप्लीट होगा, आपको एक्स्ट्रा आवर्स चाहिए होंगे 75 आइसोमर्स बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब आप एक
वैल्यू दे रखी है एनसीईआरटी में, ऐसा दिमाग में रख लीजिए 75 वाला। ये तो बन भी सकते हैं 9, 5, पर 75 बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। बनाया हुआ है तभी तो लिखा हुआ है, वैसे बनाया हुआ है किसी ने। ओके ठीक है, तो अगर आप किसी भी मीथेन, इथेन किसी में से भी एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो मिथाइल बन जाता है। इसीलिए इथेन में से एक निकाल दीजिए तो इथाइन बन जाता है, इथीन बन जाता है, इथाइल बन जाता है। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो एल्काइल बन जाएगा। तो उसका फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+1, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, याद रखिए। वहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला एल्केन का था वो CnH2n+2 था, पर यहाँ पे CnH2n+1 है, एक हाइड्रोजन कम कर लिया, इसीलिए एल्काइल ग्रुप बोल देते हैं इनको। एक हाइड्रोजन कम है, ये वाली लाइन पढ़ लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। अगर किसी ग्रुप में से एक हाइड्रोजन डेरिवेटिव निकाल दिया जाए, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। उसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1, और +2 किस में था, वो एल्केन में था। एल्काइल में क्या हो जाएगा, एल्काइल में CnH2n+1। नोमेनक्लेचर को सही से कर लीजिएगा, नोमेनक्लेचर के ये सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। इसमें मैं आपको 1-2 समझा देता हूँ। देखिए, हरदम कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाता है तो नंबरिंग वहाँ से काउंट की जाती है, 1, 2, 3, 4, 5। पहले पे लगा हुआ है तो कितने, 5 कार्बन है तो पेंट 1 ओल। अल्कोहल का जो वर्ड है वो ओल होता है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, वो सबसे पास कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे या यहाँ पे पड़ रहा है, इस वाले कार्बन पे पड़ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 मतलब हो गया पेंट, और 2 नंबर पे ओल लगा हुआ है तो पेंट 2 ओल। इसी तरह मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन जो है हरदम वही चूज़ की जाएगी जिसके अंदर यहाँ से ये वाली चूज़ करेंगे, ये वाली चूज़ करेंगे। ये वाली क्यों चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इसी चेन में आ रहा है। तो नंबरिंग भी यहीं शुरू होगी, 1, 2, 3, तो 2 डाईमिथाइल, देखिए 2 डाईमिथाइल प्रोपेन 1 ओल, या प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, प्रोपेन 1 ओल भी बोल सकते हैं। ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं, इतना इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बस इसको याद कर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्टली नेम लिखने वाला। आयुपैक जो है इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। कैसे कैसे नेमिंग करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार। लॉन्गेस्ट चेन, अगर आपको लॉन्गेस्ट चेन पहले बना लीजिए, लॉन्गेस्ट चेन के बाद उसमें जितना भी सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप बोला है, इथाइल ग्रुप बोला है, जितना नंबर पे बोला है उसको वहाँ पे जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को फिल कर दीजिए, बन गया स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये चीज़ जो है आपको, ये वाला अल्फा गामा डाईहैलाइड ट्रीटेड विथ सोडियम और Zn फॉर्म्स साइक्लोएल्केन रिएक्शन जो है फ्रेडंट रिएक्शन बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको। मैं अब इसको समझाऊंगा आपको बाद में। अच्छा, अब यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू होती है, एल्केन की प्रिपरेशन। एल्केन जो है वो मेन सोर्स है पेट्रोलियम नेचुरल गैस का। क्यों है एल्केन, क्यों ऐसा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले प्रिपरेशन में मैं बता दूं आपको कि जो है एल्केन है वो सोर्स है पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस का। इसके बाद पहला है सैचुरेटेड फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सॉरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमें एल्केन बनाना है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अगर आप डाई हाइड्रोजन गैस अगर ऐड करते हैं किसी भी एल्कीन या एल्काइन में, प्लेटिनियम, पैलेडियम, निकल के प्रेजेंस में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजीनेशन, याद रखिएगा। अगर आप किसी भी एल्कीन या एल्काइन में डाई हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन कौन से, प्लेटिनियम, पैलेडियम और निकल को, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजीनेशन। और जो बाय प्रोडक्ट, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्केन बनेगा, याद रखिएगा। तो आपको मैं बता दूं, जो प्लेटिनियम और पैलेडियम है ये तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे काम करते हैं कैटलिस्ट का, पर निकल को अगर आपको कैटलिस्ट यूज़ करना है तो आपको हाई टेम्परेचर और प्रेशर में ही ये काम करता है निकल, ठीक है। तो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे कि मैंने ले लिया इथीन। इथीन मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आप इसमें डाई हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसके प्रेजेंट में, प्लेटिनियम, पैलेडियम और निकल के प्रेजेंस में, तो आपको इथेन बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, याद रखिएगा। इसीलिए प्रोपेन दे रखा है या प्रोपाइन दे रखा है,
प्रोपाइन आइन YNE का मतलब समझ में आता है ट्रिपल बॉन्ड, ENE का मतलब डबल बॉन्ड, ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड, याद रखिएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये CH2 के प्रेजेंस में टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा CH3 CH2 CH3। अगला है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है, एल्केन बनाना है। एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फ्लोराइड एक्सेप्ट फ्लोराइड। एल्काइल हैलाइड मतलब, एल्काइल मतलब होता है क्या, एल्केन, और हैलाइड मतलब क्या होता है, हैलाइड मतलब एक्स, कोई भी एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप क्या मतलब, हेलोजन ग्रुप। यहाँ पे फ्लोरीन को छोड़ देना है, फ्लोरीन का इस्तेमाल नहीं करना है। इस रिएक्शन में फ्लोरीन अगर होगी, फ्लोरीन काम ही नहीं करती है। अगर H3F दे रखा है तो वो इस प्रोसेस से जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो हमें क्या करना होता है, फ्लोरीन को छोड़ दीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीन के अगर लेते हैं आप तो क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आइडोमीथेन कोई भी ले लीजिए। अगर हाइड्रोजन गैस ऐड कीजिए उसके अंदर, डाईहाइड्रोजन गैस, किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे जो रिडक्शन होगा जो रिडक्शन होगा वो किसके प्रोसेस में, जो एक्स ग्रुप आपने लगाया है, मैं बताता हूँ आपको, ये जो एक्स ग्रुप आपने लगाया है इसका जो रिडक्शन होगा वो Zn प्लस H प्लस आयन के प्रेजेंस में होगा, H2 गैस के प्रेजेंस में होगा, याद रखिएगा। और इससे क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, विच इज मीथेन प्लस HCl, याद रखिएगा चीज़। इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल, ये इधर आ जाइए, हाफ ऑफ करके पढ़ेंगे, पहले NCERT की ये पूरी लाइन पढ़ते हैं, फिर ऊपर से स्टार्टिंग से ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने ले लिया क्लोरोइथेन, अभी पहले क्या ले लिया, तो क्लोरोमीथेन लिया था, अब इस बार क्लोरोइथेन ले रहे हैं। C2H5 ये हो गया इथेन, और Cl लगा दिया, तो इसीलिए क्लोरोइथेन बन गया। ये C2H5 क्या हो रहा है, इथेन होता है, और उसमें एक क्लोरीन जोड़ दिया तो क्लोरोइथेन बन गया। दो क्लोरीन जोड़ते तो डाइक्लोरोइथेन बन जाता है, याद रखिएगा, ऐसे होता है। फिर H2 और Zn प्लस H प्लस, ये याद रखना होता है कि किसके प्रेजेंस में क्या करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन Cl के साथ जुड़ जाएगा, HCl बना लेगा। इसीलिए 1 क्लोरोप्रोपेन मतलब प्रोपेन की चेन में पहले कार्बन पे ही क्लोरो लगा हुआ है। जैसे ये देखिए, ये प्रोपेन की चेन है, यहाँ पे क्लोरो पहले लगा दिए तो 1 2 3 है, नंबरिंग 1 2 3 हो जाएगा हाइड्रोजन, तो ये प्रोपेन बन गया प्लस HCl। एल्काइल हैलाइड अभी हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ जो पढ़ा था, एक एल्काइल हैलाइड को क्या किया था, Zn प्लस H प्लस आयन में किया था, रिड्यूस किया था। अब यहाँ पे दूसरा हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो बनाई हुई थी, वो शायद से मैंने हटा दी है, बट उसको मैं फिर से डालूंगा, आप देख लीजिए। अभी एल्काइल हैलाइड, यहाँ से जो एल्केन का क्वेश्चन है, एल्केन टॉपिक में से जो क्वेश्चन बन सकता है वो इधर से बन सकता है, याद रखिएगा, कहाँ से, वुड्स रिएक्शन से बन सकता है। इसको ध्यान से समझिएगा, वुड्स रिएक्शन को। इसमें क्या होता है, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लीजिए, अगर आप उसको सोडियम मेटल और ड्राई इथेरेल में, जो मॉइस्चर फ्री होगा, ड्राई ईथर भी कह सकते हैं इसको, ड्राई ईथर में सॉल्यूशन में अगर आप मिक्स करते हैं तो आपको हायर एल्कीन मिलेगा। हायर एल्कीन मतलब बड़े एल्कीन मिलेंगे, और जो एल्कीन बनेगा वो इवन नंबर में होगा, मतलब जो इसका प्रोडक्ट होगा उसमें कितने कार्बन होंगे, इवन कार्बन। अगर वुड्स रिएक्शन हो रही है, याद रखिए, अगर वुड्स रिएक्शन हो रही है और जो प्रोडक्ट बन रहा है तो वो हरदम एल्केन होगा और उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन नंबर ऑफ कार्बन। इससे आप क्या है, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लेंगे। हरदम उसके प्रोडक्ट, वुड्स रिएक्शन हुई है मतलब अगर ड्राई ईथर यूज़ हुआ है सोडियम मेटल के और ड्राई ईथर, तो वो वुड्स रिएक्शन है। अगर सोडियम मेटल प्लस ड्राई ईथर, जैसे कि देखिए ड्राई ईथर लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्राई ईथर और सोडियम मेटल डाला है, ड्राई ईथर और सोडियम मेटल डाला है, मतलब ये वुड्स रिएक्शन है फर्स्ट। और दूसरा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो बनेगा इवन कार्बन होंगे उसमें। आप सीधे क्या कर सकते हैं, उसमें बोल देगा कि इसमें से वुड्स रिएक्शन का देखिए, तो हो सकता है उसमें से 3 दे देगा ऑड नंबर के और 1 दे देगा इवन नंबर का। तो आपको सर्च करना है इसमें से कौन सा होगा, तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन गिन के आपने आंसर लगा दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, जो आपको एक एल्काइल हैलाइड दिया होगा, जैसे कि H3Br दे रखा है, ठीक है, और सोडियम मेटल, हरदम Na जो होता है Na2 होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे Na ले लिया। और यही जो एल्काइल हैलाइड था, ये 2 एल्काइल हैलाइड ले लिए और 2Na से रिएक्ट कराएंगे तो आपको इथेन प्लस NaBr मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या हो रहा है। ये जो CH3 है और Br है, CH3Br है, ये Br टूट जाएगा और Na जो है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इधर से Br टूट जाएगा, वो भी Na के साथ बना लेगा। तो 2 Na थे, 2 Br मिल गए, तो 2 क्या बन गया, 2NaBr। और जो इसका कार्बन के पास एक वैलेंसी खाली थी, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली थी, दोनों ने ज्वाइन कर ली, CH3 बन गया।
उसी तरह देखिए C2H5Br मतलब ब्रोमोइथेन को दो ब्रोमोइथेन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, 2 सोडियम है और 2 सोडियम को 2 Br मिलेगा तभी वो अलग होगा। या देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है पर यहाँ पे 2 NaBr है, तो ये C2H5 ये C2H5 ज्वाइन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे याद रखिए अल्काइल हैलाइड से क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। और कितने नंबर का चेन होगी, वो हरदम इवन की होगी। ठीक है, यहाँ पे और मिथेन नहीं बन सकता, ये भी बात आपको पता ही चल गई होगी, क्योंकि Br क्या है 2 से निकालना पड़ेगा। और इथेन अगर इथेन दो मिथेन दे दे, मिथेन Br, जैसे कि ये देखिए मिथेन ही तो इस्तेमाल किया था, क्या बन रहा है, पर इथेन बन रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या है, फ्रॉम कार्बोसिलिक एसिड से इथेन निकालना है। तो ठीक है, कार्बोसिलिक एसिड, अगर कोई सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोसिलिक एसिड ले ले, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोसिलिक मतलब CH3COONA, CH3COONA जो होता है वो होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोसिलिक एसिड। अगर आप इसको सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट अप करेंगे और उसमें क्या करते हैं, उसको हीट करेंगे। ठीक है, सोडा लाइम क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट और CO का मिक्सचर होता है। NaCl NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा जो सोडा लाइम होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखा सोडियम इथेरेट दे रखा है, उसको NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और एरा क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, ये दोनों चीज़ क्या हो गई, ये सोडा लाइम हो गई। इसको सोडियम इथोरेट से मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोसिलिक एसिड ही है ना ये, इसको रिएक्ट कराएंगे तो आपको एक जितने भी कार्बन होंगे, गिन लीजिए कितने कार्बन है, 1 2, तो हरदम 1 कार्बन कम ही मिलेगा प्रोडक्ट में। जो एल्केन बनेगा उसमें 1 कार्बन कम होगा। इस प्रोसेस को एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोसिलिक एसिड भी कहते हैं, इसको डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें CO2 निकल जाता है। देखिए CO2 निकल गया, CO3 बन गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे हरदम अगर C3CO दिया हुआ है, मतलब समझिए कि कितने भी कार्बन दे रखो है, 1 कार्बन कम का ही प्रोडक्ट बनेगा। एल्केन जो होगा वो 1 कार्बन कम का होगा। जैसे 2 कार्बन थे तो 1 ही कार्बन हुआ, 3 कार्बन होते तो 2 ही कार्बन मिलते। ये एक सा एग्जाम्पल है कि अगर प्रोपेन बन रहा है तो प्रोपेन बन रहा है मतलब 3 कार्बन का बन रहा है, तो जो रिएक्टेंट होगा उसमें 1 कार्बन एक्स्ट्रा होगा, मतलब प्रोपेन से 1 कार्बन और जोड़ो तो 3 मतलब 4 ब्यूटेनोइक एसिड इस्तेमाल किया गया। अच्छा, उसके बाद वुड्स रिएक्शन के बाद अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर में से, तो कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, इससे बन सकता है। इसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट लिया जाता है, कार्बोसिलिक एसिड, और इससे क्या बन जाता है, एल्केन मिल जाता है। ये कार्बोसिलिक एसिड जो होता है, कार्बोसिलिक एसिड से ही 2 तरीके से, एक सोडियम सॉल्ट वाला जो है सोडा लाइम वाला है, एक इससे आप एल्केन बना सकते हैं, और एक कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से आप सॉल्ट बना मतलब एल्केन बना सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोसिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स एल्केन। सो अगर एक्वस सॉल्यूशन आप ले लीजिए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का, ठीक है, और उसको कार्बोसिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव, यहाँ जो छूट गया है, यहाँ पे भी जो कार्बन मिलेगा वो इवन नंबर का ही मिलेगा और एनोड में मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में कितने नंबर कार्बन मिलते हैं, हरदम मिलेंगे। जो कार्बन आपको एल्केन मिलेगा वो इवन नंबर ऑफ एल्केन मिलेगा और एनोड पे मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पे थियोरेटिकल भी बन सकता है, जिस पे एनोड कैथोड की चेंज कर देगा, इवन नंबर की जगह ऑड नंबर कार्बन दे देगा। हरदम याद रखिएगा इवन नंबर बनेगा और एनोड पे बनेगा। जैसे कि ये सोडियम एसीटेट है CH3COONA, इसको हम लोग ने वाटर इलेक्ट्रोलाइज किया तो आपको CH3 मिलेगा। ये जो है ये गैस एनोड पे निकलेगी, और CO2 गैस H2 और ये सब जो चीज़ें हैं वो नीचे दे रखी है, कौन कहाँ पे निकलेगा। मतलब जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे निकलेगी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे निकलेगी, वाटर गैस जो है वेपर जो है कैथोड पे निकलेगा, एनोड पे एल्केन निकलेगा। मीथेन इस स्ट्रक्चर से आप नहीं इस कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से आप क्या नहीं बना सकते, मीथेन नहीं बना सकते। हरदम याद रखिएगा मीथेन नहीं बना सकते इससे। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी शुरू होती है।
तो मैं ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो प्रॉपर्टीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो अब यहाँ तक मुझे बता दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही मैं इसके आगे की वीडियो बनाऊँ, नहीं तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा इसका। तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिए अगर आपको यहाँ तक का सब चीज़ समझ में आ गया। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं उसी चीज़ को समझा दूँगा। थैंक यू।